हेलो स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग की पढ़ाई में हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे इसका जिक्र पूरी केमिस्ट्री में ही होता है। राइट, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्यों किया जाता है, आइए इस समस्या को पहले समझते हैं। ओके, हमने जब लुईस थ्योरी पढ़ी तब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया और मॉलिक्यूल के बेसिक स्ट्रक्चर बनाए। लेकिन लुईस थ्योरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो मॉलिक्यूल की जो असली शेप्स हैं, जैसे कि किसी की शेप लीनियर है, किसी की प्लेनर है, किसी की टेट्राहेड्रॉन है, उसे नहीं समझा सकती। फिर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज़ किया, जिसमें हमने बहुत एडवांस लेवल पर सिग्मा पाई डेल्टा बॉन्ड्स को एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनाया। बट हम ये पाएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी एक चीज़ पर टिकी है। आप अगर थोड़े नोट्स रिवाइज करो तो आप ये पाओगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूजेस ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स एंड देन ओवरलैप्स दोज ऑर्बिटल। यानी वीबीटी एटम के sp-d ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब VSEPR थ्योरी में पढ़े गए बहुत सारे ज्योमेट्रीज को आप VBT के डिस्कशन में ले जाते हो। मतलब अगर आप एटम के प्योर ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करके VSEPR थ्योरी के मॉलिक्यूलर शेप समझाएंगे तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल लेते हैं BeF2। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इट इज अ लीनियर शेप। बेरिलियम बीच में, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। अगर आप बेरिलियम एटम के अंदर जाएंगे तो आप ये पाएंगे बेरिलियम एटम की वैलेंस शेल में एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। इन दोनों ऑर्बिटल को यूज करके उसने BeF2 बनाया है। लेकिन s ऑर्बिटल तो गोलाकार होता है, यानी उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, वो कहीं भी हो सकता है। और जबकि p ऑर्बिटल किसी डायरेक्शन में होता है। यानी अगर मैं बेरिलियम F2 में बेरिलियम के दोनों बॉन्ड एक S से बना दूं और एक P से, तो BeF2 की शेप कुछ इस तरह से होगी। जिस डायरेक्शन में p ऑर्बिटल होगा उधर एक फ्लोरीन आ जाएगा और दूसरा फ्लोरीन s ऑर्बिटल की वजह से कहीं भी हो सकता है। सो यू कैन इमेजिन मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि s ऑर्बिटल की कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी। तो आप BeF2 की लीनियर शेप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि s ऑर्बिटल गोलाकार है, वो नॉन डायरेक्शनल है। यहां पर हम ये पाते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है तो वो बहुत ही लॉजिकल थ्योरी, बट मॉलिक्यूलर शेप्स में उसे एक चीज की जरूरत पड़ती है और वही चीज है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक शब्द आया है हाइब्रिड से। हाइब्रिड मतलब चीज़ों को मिलाना। ये चीज़ एनिमल साइंस में और बॉटनी में की जाती है। जब हम दो कलर्स को मिला लें तो एक नया रंग बनता है जिसमें दोनों कलर्स की फीचर्स होती है। ऐसे ही यहाँ पे हम ऑर्बिटल को मिलाने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ये होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और किसके एटॉमिक ऑर्बिटल? सेंट्रल एटम के, क्योंकि उसी के चारों तरफ मॉलिक्यूल की शेप को उभरना होगा। सो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो डेफिनेटली डीजनरेट होने चाहिए। एग्जैक्टली डीजनरेट ना सही, लेकिन बहुत कम एनर्जी का उनमें डिफरेंस होना चाहिए। और वो मिलकर क्या बनाएंगे? नए ऑर्बिटल्स। दे विल गिव ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। और नए ऑर्बिटल बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे, जिसकी हेल्प से आप जैसी चाहे ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हो। एक बात और क्लियर कर ली जाए, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, यानी साइंटिस्ट ने इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है। हाइब्रिडाइजेशन होते हुए देखा नहीं जा सकता। राइट, ऐसा नहीं होता कि हम हाइब्रिडाइजेशन को होता हुआ लैब में देख सकें। ये एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, हाइपोथेसिस है कि ऐसा होना चाहिए, तब ही मॉलिक्यूल की शेप्स समझाई जा सकेंगी। अब सवाल उठता है हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे उनको कैसे डिसाइड करेंगे, कितने इस्तेमाल होंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, दैट इज कॉल्ड द स्टेरिक नंबर रूल। स्टूडेंट्स, स्टेरिक का मतलब होता है कि क्या चारों तरफ जो भीड़ है किसी एटम के, क्राउडिंग है वो। तो स्टेरिक नंबर यहां पर लिया गया है कि एक एटम से कितने दूसरे एटम जुड़े हैं, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और दूसरा उस सेंट्रल एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं जो लोन पेयर के रूप में रह जाएंगे। इन दोनों नंबर्स को जोड़ के एक इंटीजर मिलेगा, जिसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन तय करेंगे। तो लेट्स गो अहेड।
अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ने के बाद हमें 2 मिल रहा है, जनरली ये 2 सिग्मा बॉन्ड से हो जाएगा, तो 2 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी और s और p ऑर्बिटल आर द बेस्ट चॉइस। क्योंकि हम एक लाइन को z एक्सिस लेते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, तो p ऑर्बिटल कौन सा लिया जाएगा, pz। सो एक s ऑर्बिटल a का pz ऑर्बिटल a के इन दोनों के ऑर्बिटल मिल जाएंगे, आई मीन a के ये दोनों ऑर्बिटल मिल जाएंगे। तो एक था स्फेरिकल, दूसरा था डम्बल, इन दोनों को मिलने से एक सेमी डम्बल शेप बनेगी जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसका नाम भी sp ऑर्बिटल है और इसका नाम भी sp ऑर्बिटल है, यानी दोनों ऑर्बिटल में s की फीचर्स भी हैं और p की फीचर्स भी हैं। यही मीनिंग है हाइब्रिडाइजेशन का। अब ये लीनियर अरेंजमेंट में आ गया, अब इससे 2 एटम ओवरलैप करके एक लीनियर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब सवाल उठता है ये कौन से एग्जाम्पल में जाएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड वाला एग्जाम्पल हमारे पास है AB2। AB2 मॉलिक्यूल जो हमने VSEPR में पढ़े, जैसे CO2, BeCl2, BeH2, वो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए होंगे। फर्दर अगर टोटल स्टेरिक नंबर 3 निकला, यानी या तो 3 बॉन्ड बने या 2 बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर आ गया, तो s ऑर्बिटल के साथ 2 p ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा फर्क देखिए, जब तक p ऑर्बिटल एक लेना होता है तो वो pz होता है, क्योंकि वो एक लीनियर शेप में आता है, और जब ऑर्बिटल 2 लेने होते हैं तो वो एक प्लेनर शेप में आता है। देखिए ये ट्रायगोनल प्लेनर है। तो याद रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज अ डिस्कशन और चॉइस अबाउट ए प्लेन, इट इज ऑलवेज xy प्लेन। तो s के साथ px और py ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे और इसके बाद एक ट्रायगोनल प्लेनर शेप बनेगी 120 डिग्री पर। इन सभी ऑर्बिटल का नाम होगा sp2। आइए रिकॉल करें स्ट्रक्चर्स। तो 3 बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आपको याद है, हमने VSEPR में पढ़ा है। एक तो है AB3 और इसमें अगर हम लोन पेयर की चॉइस भी डाल दें, सो दिस इज इक्वल टू AB2L, L स्टैंड्स फॉर लोन पेयर। अब AB3 को विजुलाइज करते हैं तो BF3 BCl3, इट्स अ वेरी गुड चॉइस। और AB2L को याद कीजिए, इट इज SnCl2, ओजोन भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स कम टू फर्दर। अब हम 3 डायमेंशन में आ गए। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, यानी जुड़ने वाले 4 एटम है किसी सेंट्रल एटम के साथ, या अगर एटम 3 है और एक लोन पेयर है, और या फिर 2 बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं, यानी 3 कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। एक तो AB4 जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा मीथेन, एक है AB3L, इसका एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, यू आर वेरी राइट, इट इज अमोनिया। And can you think of this? AB2L2, definitely you can think of water। तो ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब sp3d में आ जाइए। अब हमें 5 ऑर्बिटल की आवश्यकता है, तो क्योंकि ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, ऊपर इसमें z एक्सिस मानी जाएगी। सो इफ दिस इज द z एक्सिस, तो z एक्सिस के लिए pz ऑर्बिटल तो आ ही गया, तो d ऑर्बिटल में जो z वाला ऑर्बिटल है, दैट इज dz स्क्वायर, दैट इज यूज्ड इन दिस sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें स्टेरिक नंबर 5 है, तो वी कैन थिंक लाइक दिस, या तो ये AB5 होगा, या ये AB4L होगा, ये AB3L2 भी हो सकता है, ये AB2L3 भी हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल सोचना तो बहुत ही आसान है। आप इसके लिए सोच सकते हैं PF5, AB4L के लिए आप सोच सकते हैं SF4, AB3L2 के लिए आप सोच सकते हैं ClF3, और AB2L3 के लिए आप सोच सकते हैं XeF2। यानी जो आपने वेस्पर में टेबल बनाई थी, आप वहां हाइब्रिडाइजेशन को यूज कर सकते हो। अब 6 बॉन्ड या 6 स्टेरिक नंबर में पहुंच गए, तो 6 इज अ सिमेट्रिकल फिगर। सो आई रिपीट, इन दोनों के फर्क को देखिए, z एक्सिस बिल्कुल बरकरार है, लेकिन xy प्लेन में यहाँ 3 है, यहाँ 4 हैं, यानी मुझे एक नया ऑर्बिटल शामिल करना पड़ेगा जो xy प्लेन में होगा। सो dz स्क्वायर तो पहले ही था, यानी मुझे अब dx स्क्वायर y स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं sp3d2 में कौन से d ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए। अब आइए इसके इमेजिनेशन में चलें। एक तो इसमें AB6 हो सकता है, और इसमें AB5L भी हो सकता है, और फाइनली इसमें AB4
L2 हो सकता है। AB6 का एग्जाम्पल स्टूडेंट सोच पाएंगे, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब आप सल्फर से एक ग्रुप में आगे चले जाओ, हैलोजन, सो यू कैन थिंक ऑफ BrF5। आप ब्रोमीन से भी एक आगे चले जाइए, यू विल गेट xenon F4। सो दिस इज sp3d2 ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। अब फाइनली लास्ट में आ गए sp3d3। वापस से इन दोनों में फर्क देखिए, z एक्सिस बिल्कुल बरकरार है, यानी dz² तो रहेगा, xy प्लेन में यहाँ 4 थे तो dx² y² पहले से था। अब xy प्लेन में यहाँ 5 हैं तो डेफिनेटली मुझे एक और ऑर्बिटल चाहिए xy प्लेन में, सो dxy इज अ गुड चॉइस। सो इस तरह से आप देख सकते हैं sp3d3 में कितने d ऑर्बिटल और कौन कौन से यूज हुए। अब आइए इसके एग्जाम्पल में चलते हैं। एक तो हमने सोच रखा है AB7 जो आप IF7 के रूप में इमेजिन कर सकते हो, और एक है AB6L जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल XZF6, और एक और हमने पढ़ा था पेंटागोनल प्लेनर, यू कैन रिकॉल XZF5 माइनस। So with this set of ideas you can now enrich your VACPR by the use of hybridization. So I repeat finally, hybridization does not seem to be taking place, ये होता नहीं दिखता, it is a hypothetical imagination। लेकिन एक लॉजिकल बात है कि एटम के प्योर ऑर्बिटल को आप डायरेक्टली बॉन्ड में यूज नहीं कर सकते, उन्हें पहले मिक्स करो, उनकी शेप्स को डिसाइड करो, उनके एंगल को फिक्स करो, तब जाके ओवरलैप होगा, और इसी तरह से आप मॉलिक्यूल की शेप को अच्छे से समझा पाओगे। सो हैव अ हैप्पी लर्निंग।